बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इट्स डिफाइंड एज द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज्ड व्हेन हार्ट मसल्स डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है, वो ये है कि जब हम बात करते हैं कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है हार्ट, तो एक काम और भी होता है और वो ये होता है कि हार्ट बेसिकली सप्लाइज ब्लड टू इट्स टिश्यू एज वेल। अच्छा, that kind of blood which is provided to the heart itself is the 10% of the total cardiac output that's coming. So इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट का अपना जो टिश्यू है उसको भी ब्लड की जरूरत होती है, और वो ब्लड जो बेसिकली पंपिंग के लिए हार्ट में आता है दैट डज नॉट सप्लाई द मसल्स ऑफ द हार्ट। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो आपका मैं आपको एक थोड़ी सी पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ कि से फॉर एग्जांपल हम ये बोल रहे हैं कि ये एओर्टा है जो कि निकल रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि दिस इज द आउटपोरिंग पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से ये इनकमिंग पार्ट हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल का, और ये आउटगोइंग पार्ट हो गया। यहाँ पे जैसे हमने आपके सामने डिस्कस भी किया था कि ये एओर्टिक वाल्व होता है। तो ये जो जगह है बेसिकली यहाँ पे जब डायस्टली होती है और कार्डिक मसल्स रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है कि बैक प्रेशर आता है ब्लड का। जब ये बैक प्रेशर आता है ब्लड का तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो ब्लड एओर्टा के असेंडिंग एओर्टा में उस टाइम पे होता है, जो सिस्टोली के टाइम पे होता है, कुछ थोड़ा बहुत यहीं पे रह जाता है और बाकी जो है वो आगे आर्च ऑफ एओर्टा से आगे की तरफ मूव कर जाता है। अब ये जो बैक प्रेशर से ब्लड आता है वो इस जगह पे रुक जाता है। यहाँ पे जो है वेसल्स मौजूद हैं जो कि कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो कि 4 मेजर वेसल्स हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट के पूरे मसल को। अब इन आर्टरीज की जो असल में मसला क्या है कि एंजाइना पेक्टोरिस इज अ डिजीज वेयर basically these arteries get blocked, and because of that the oxygenated blood do not reaches the heart tissue. ठीक है जी। अच्छा, अब अगर तो एकदम से अक्यूट अटैक आता है और एकदम से बंद हो जाता है ब्लड वेसल और एकदम सिवियर किस्म का इस्कीमिक पैच बन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट पैच बन जाता है, तो बहुत और बड़ी एक मैसिव जगह पे, तो वो जो है वो आपका मायोकार्डियल इंफाक्शन कहलाता है, विच इज कॉमनली टर्म्ड एज हार्ट अटैक। ठीक है जी। लेकिन अगर ब्लड वेसल स्लोली एंड ग्रेजुअली बंद होती जा रही है और थोड़ा बहुत कभी इस्कीमिक अटैक आया और उस टाइम पे जो है वो एक थोड़ी सी देर को ब्लड सप्लाई को रुकी, लेकिन फौरन दोबारा शुरू हो गई कुछ किसी और किस्म का डैमेज होने से पहले, और उसकी वजह से एक स्लाइट सा डिस्कम्फर्ट हार्ट पे आया और आपको थोड़ा सा एक चेस्ट प्रेशर महसूस हुआ या हल्का सा जॉ जो है उसके अंदर क्लेंचिंग सी फील होती है, और उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ऐसी कंडीशन अगर बार बार आ रही है तो फिर उसको आप एंजाइना की डेफिनेशन के अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है जी। द फीलिंग ऑफ प्रेशर, स्क्वीजिंग ऑफ द चेस्ट, डिस्कम्फर्ट दैट कैन अकर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर, आर्म, नेक, जॉ और बैक, ये तमाम चीजें जो रेडिएशन जो होती है वो तमाम चीजें फील हो सकती हैं। अच्छा, अगर वही चीज अगर बहुत इंटेंस हो जाती है तो फिर आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन अगर एक फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आपको एक तकलीफ हुई और उसके बाद वो बैक ऑफ हो गया तो दैट मीन्स के एंजाइना सस्पेक्ट कर रहे होते हैं फिर उसमें आप। ठीक है जी। अच्छा, अंजाइना का पेन जो है वो इंडाइजेशन की तरह भी फील होता है। जैसे इंडाइजेशन में होता है ना कि आपको बैक प्रेशर से खाना ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, फिर उसकी वजह से चेस्ट में एक टाइटनेस आती है, जलन होती है, बर्निंग की फीलिंग आती है। तो उस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो भी आ सकती हैं। तो यूजुअली क्या क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आ रहा है या अंजाने की तकलीफ हो रही है, वो यूजुअली उसको ये समझ के छोड़ रहे होते हैं कि जी इंडाइजेशन की वजह से चेस्ट की जो है वो, अगर एक लॉन्गर पीरियड में उनको इंडाइजेशन रही है तो जो हार्ट अटैक की या जो हार्ट की जो डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो मिस कर जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली इट्स नॉट अ डिजीज, काइंड ऑफ अ सिम्टम दैट इज टेलिंग यू लाइक पेन। हम डिजीज नहीं होती पेन, बेसिकली इट्स कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड द बॉडी। बिल्कुल इसी तरह से अंजाइना भी एक तरह से सिम्टम है जो कि आपको ये बता रहा होता है कि हार्ट जो है वीक हो रहा है, हार्ट में कोई डिजीज हो रही है, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए।
Now, basically, it usually happens when one or more of the coronary arteries are narrowed down. ठीक है जी, ब्लॉक की कंडीशन अगर अच्छा, अगेन स्लो ब्लॉक एंड एक्यूट ब्लॉक. एक्यूट ब्लॉक में जैसे मैंने कहा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है. अगर स्लोली ब्लॉक हो रहा है तो फिर अंजाइना जो है वो अपनी फॉर्म तब्दील करना शुरू करता है. इस्कीमिया जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन अ टिश्यू लीड्स टू इस्कीमिया. ठीक है जी. टाइप्स ऑफ अंजाइना की अगर हम बात करते हैं, एक स्टेबल अंजाइना होता है, एक अनस्टेबल अंजाइना होता है. ब्रीफ एपिसोड ऑफ पेन आया और गया, स्क्वीजिंग प्रेशर आता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे याद रखने वाली है वो है फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस के टाइम पे आएगा और फिर चला जाएगा. ठीक है जी, यानी बहुत देर तक रुकेगा नहीं. फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है. यूजुअली आपने फॉर एग्जांपल काफी अरसे के बाद फिजिकल एक्टिविटी शुरू की, आपको हल्का सा चेस्ट में टाइटनेस या जॉ क्लेंचिंग फील हो रही है, तो दैट मीन्स कि अंजाइना की एक प्रॉब्लम है या हार्ट थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना शुरू हो गया. अनस्टेबल अंजाइना जो है उसको अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं. अनएक्सपेक्टेड चेस्ट पेन होता है, रेस्टिंग में होता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मुझको याद है हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो हमारी एक टीचर जो थी वो केमिस्ट्री पढ़ाती थी हमको. एंड शी वाज टीचिंग अस एट दैट टाइम, और बैठे बैठे यानी शी वाज चेकिंग आवर जर्नल्स. एक एक करके हम लोग जा रहे थे अपने जर्नल्स चेक कराने, एकदम से उन्होंने अपने चेस्ट को पकड़ा और उसके बाद रोना शुरू हो गई. मतलब उनको बहुत शदीद किस्म का पेन हो रहा था. जितनी देर में हम बाकी टीचर्स को या उनकी जो कलीग्स थे उनको बुला कर लाते, शी फेल. ठीक है, तो कुर्सी पे बैठी हुई थी और कुर्सी से ही वो बेहोश होके एक साइड पे कुर्सी उनके गिर गई. तो इट इज काइंड ऑफ एन इमरजेंसी. उनको इमरजेंसी में ही हॉस्पिटल लेके जाया गया था और 3 या 4 दिन उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया. उस वक्त तो हमें समझ में नहीं है कि आगे क्या किया गया होगा, लेकिन शी केम बैक आफ्टर 1 month. तो मतलब ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये अनस्टेबल अंजाइना, बाद में हमें यही पता चला था कि उनको अंजाइना का अटैक हुआ था और बहुत सीवियर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया. तो ये एक मैं आपको सिनेरियो बता रही हूँ कि इस तरह की चीज हो सकती है. अनस्टेबल अंजाइना. अच्छा, एक और भी बात है कि स्टेबल अंजाइना, अगर एक पेशेंट नोन है, उनको पता है कि जी कभी कभार उनको फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेस के नतीजे में हो जाता है अंजाइना का अटैक, तो दैट डजंट मीन कि इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अनस्टेबल अंजाइना एज वेल. तो स्टेबल अंजाइना कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनस्टेबल अंजाइना डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द ब्लड वेसल. तो ये भी हो सकता है कि पहले स्टेबल हो बाद में अनस्टेबल हो जाए. जो हमारी टीचर के साथ जो हुआ था, जो हम सबके सामने यानी 100 सवा 100 लोग क्लास में बैठे हुए थे, हम सबके सामने वो इस तरह से उनको जो अंजाइना का अटैक हुआ था, दैट वाज काइंड ऑफ एन इमरजेंसी एंड दैट वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन एज वेल. सो उसमें ये भी हो सकता है कि अगर वो बहुत सिवियर किस्म का हो तो उसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो जाएगा. अच्छा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और अंजाइना में जो डिफरेंस है वो बेसिकली जो है वो टिश्यू डेथ का है, कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में डेड टिश्यू स्पेस बन जाता है और अंजाइना में वो चीज नहीं हो रही होती, कि मतलब इतना सिवियर डैमेज, मतलब मस्क्यूलर डैमेज नहीं हो रहा होता जो कि एमआई में हो जाता है, और एक पैच बन जाता है जो कि डेड टिश्यू का पैच होता है. ठीक है जी, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्फार्क्शन का मतलब भी यही है कि जी डेड टिश्यू का बन जाना. तो वो यूजुअली जो है वो बहुत अक्यूट और बहुत ही मैसिव अगर ब्लॉक हो रहा है तब ये कंडीशन आती है. अदरवाइज अंजाइना अनस्टेबल की फॉर्म में रहता है. हाँ, ये जरूर है कि एबनॉर्मेलिटीज जनरेट होना, एरिथमियाज का हो जाना या कार्डियक अरेस्ट का हो जाना, ये यूजुअली पॉसिबल हो जाता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, जो कि आमतौर पे बाकी लोगों में इस तरह नहीं हो रहा होता. अगर इसको ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन अल्टीमेटली लीड टू सडन डेथ एज वेल. अच्छा जी, अंजाइना की जो फर्दर टाइप्स हमने देखी हैं वो है माइक्रोवास्कुलर अंजाइना. अगर इसको फर्दर इस तरह से भी डिवाइड किया गया है कि जो माइक्रोवास्कुलर अंजाइना है वो कब होता है कि अगर से फॉर एग्जांपल हम स्टेबल और अनस्टेबल की बात कर रहे थे, तो स्टेबल और अनस्टेबल अंजाइना के हवाले से हमने बात की. जो मेजर मेजर मोटी वाली जो वेसल्स हैं, जो मेन लीड वेसल्स हैं, अगर उनमें ब्लॉक आता है तो हम स्टेबल या अनस्टेबल अंजाइना डायग्नोज कर रहे होते हैं. माइक्रोवास्कुलर अंजाइना जब डायग्नोज कर रहे होते हैं, जब मेन वेसल नहीं बल्कि उससे जो कॉर्नरी वेसल्स या जो माइनर वाली जो आर्टीरियोल्स निकल रहे होते हैं, अगर वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप माइक्रोवास्कुलर अंजाइना या कॉर्नरी माइक्रोवास्कुलर डिजीज कह रहे होते हैं. हार्ट पेन जो है वो 10 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक के दरमियान में रेंज करता है और उसके बाद ठीक हो जाता है. रूटीन एक्टिविटीज के दरमियान या स्ट्रेस के दरमियान ही यूजुअली ये चीज तकलीफ दे हो रही होती है.
प्रिंस मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना जो है वो अनस्टेबल एंजाइना की जरा एडवांस फॉर्म है, और इसमें वेजोस्पाज्म हो जाता है, यानी जो वेसल्स हैं वो स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन में चले जाती हैं। In addition to what basically the obstruction is taking place, in addition to that obstruction वेजोस्पाज्म भी हो जाता है। यानी अगर आप समझ लो कि एक सेंटीमीटर का एरिया अफेक्ट हो रहा था, तो वेजोस्पाज्म के नतीजे में वेसल से ब्लड का निकलना कम होगा, तो जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जो चीज है वो ये है कि टिपिकल चेस्ट पेन रेस्ट के टाइम पे होता है। आप अगर घर में आराम से बैठे हुए हैं उस टाइम पे एकदम से तकलीफ होगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अब तक हमने ईसीजी की चेंजेस के हवाले से बात नहीं की थी। प्रिंस मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना जो होता है इसमें एसटी चेंजेस आ जाती हैं, जो कि यूजुअली डायग्नोस्टिक हैं फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मतलब बेसिकली ये ऑलमोस्ट करीब तरीन जो एमआई वाली जो सिचुएशन होती है उसके करीब तरीन पहुंचने वाली कहानी हो जाती है। एंड इट रिस्पॉन्ड टू नाइट्रेट्स, यानी अगर आप जबान के नीचे नाइट्रेट्स का देंगे, कैप्सूल या टैबलेट रखेंगे, तो ये आराम आएगा इससे। सो दैट मीन्स के मतलब इट्स नियर मोस्ट अबाउट के एमआई के करीब करीब पहुंच रहा होता है ये। ठीक है जी। रिस्क फैक्टर्स यूजुअली अगर हम बात करें तो आपको ऐसा फील होगा जैसे रिपीटेशन कर रही हूँ मैं, क्योंकि यूजुअली ये जो भी हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो तकरीबन सबके एक ही जैसे। हाइपरटेंशन में जो चीजें पड़ी हैं, जो हाइपरटेंशन में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की हमने बात की थी, वो बेसिकली हर जगह अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिपीटेशन भी मिल सकती है। अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो कि नॉर्मल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने चाहिए। अगर इससे अबव जा रहा है तो कोलेस्ट्रॉल अनहेल्दी लेवल्स में आ जाएगा। आपको मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ होता है, किन किन चीजों में अवेलेबल होता है, हमने ये पहले बात कर ली थी। हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करते हैं। नॉर्मल जो है वो लेस देन 120/80 मिलीमीटर मरकरी है। इससे अबव होगा तो आपको इसकी पूरी क्लासिफिकेशन मालूम है। अच्छा जी, इसके अलावा स्मोकिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सिगरेट अगर एक भी पिया जा रहा है तो वो भी आपके जो अर्ली डेथ टोल के अंदर कंट्रीब्यूशन डालता है। तो इट्स बेटर नॉट टू डू दैट, बट टू बी और मतलब टू से दैट समथिंग इज सेफर, कि इतना ले लें तो सेफ है, इससे ज्यादा लें तो डैमेज होगा, वो वाली बात नहीं है। एक भी सिगरेट जो है वो एबनॉर्मेलिटीज स्टार्ट करवा देता है। डायबिटीज अगर है पेशेंट को, ओवरवेट या ओबीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, अनहेल्दी डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं, यानी आप समझ लें कि आउटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और क्या कहना चाहिए, आउटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बाहर के खाने बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं, तो वो अनहेल्दी डाइट्स में आती हैं। यूजुअली आपको जैसे कहा जाता है कि अगर आप डाइट ले भी रहे हैं, आउटिंग कर भी रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी मोर देन वंस इन अ मंथ, यानी टोटल मिला के 12 आउटिंग्स पर ईयर इट्स मोर देन इनफ। लेकिन अगर आजकल के दौर में हम देखें तो मेरा ख्याल है एक आध दिन हफ्ते में ही घर में खाना खाया जा रहा होता है, बाकी टाइम हम आउटिंग पे कर रहे होते हैं। तो दैट ऑब्वियसली इंक्लूड्स and that also contributes in the deposition of healthy diet in your body, that obviously is leading to kind of depositing unhealthy cholesterol levels, unhealthy saturated fats in your body, and obviously excessive salt and obviously sugar that is being deposited in your body continuously, and that is obviously leading to all these abnormalities which we are talking about. ओल्डर एज में जो है वो रिस्क जो है मेन आफ्टर 45 years ऑफ एज एंड women आफ्टर 55 of years जो है एज के, उसमें रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली हार्ट डिजीज, अगर पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड है, लोगों को हार्ट डिजीज है, तो देन देर आर वेरी मच चांसेस के आपका इस तरह से हो सकेगा और आपको अंजाइना किसी भी टाइम पे हो सकता है।
अंजाइना के सिम्टम्स जैसे हमने पहले भी बात की, डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, और जो कि स्प्रेड करती है लेफ्ट साइड पे आपके, यानी जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बैक, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट नेक एंड लेफ्ट जॉ। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड है वो पूरी, उसके अंदर जो है वो आपको या तो हैवीनेस फील होती है या डल एक, यानी हल्का सा एक दर्द है जो कि दिल की तरफ से निकलता है और वो फिर रेडिएट करता है बैक साइड पे, फ्रंट पे। या सिवेरिटी की जब हम बात करते हैं तो जॉ की जो टाइटनेस है यूजुअली दैट इज कंसिडर्ड वेरी सिवियर। ठीक है, कि अगर आपको एकदम से, अच्छा अगर खाली जॉ में एक टाइटनेस आ रही है तो उसको तो फिर आप समझेंगे कि इनिशिएशन ऑफ द सिम्टम है, लेकिन अगर चेस्ट में एक हल्का सा पेन है और लेकिन उसके साथ जॉ टाइट हो रहा है तो फिर दिस इज वेरी सीरियस, तो उसको जरा इमरजेंसी डील की जाएगी, या एटलीस्ट नाइट्रेट्स जबान के नीचे रखने जरूरी है। डिस्कम्फर्ट इन द आर्म, नेक, जॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इट इज बेसिकली स्पेसिफाइड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इट्स नॉट ऑन द राइट साइड। राइट साइड पे बहुत कम, लेकिन अनयूजुअल केसेस में हो सकता है कि जी राइट साइड पे भी पेन आ रहा हो और बाद में पता चले कि पेशेंट को हार्ट का था और आप न्यू इसीलिए नहीं उसको हार्ट कंसिडर कर रहे थे क्योंकि वो राइट साइड पे था। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हो जाता है इस तरह से कि राइट साइड पे भी पेन आ रहा हो। अच्छा जी, उसके अलावा फिर माइल्ड से डल टू सिवियर अगेन डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल दैट इज बीन ऑब्सक्योर्ड, उसकी वेट पर द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई दैट इज बीन ऑब्सक्योर्ड, उसकी बेस पर आपका पेन जो है वो डिपेंड करता है कि माइल्ड होगा, डल होगा या सिवियर होगा। अच्छा जी, ट्रिगर्स क्या हैं? अब बेसिकली होता ये है कि अंजाइना चूंकि आपने उसको लेके मेंटेन करना होता है, अंजाइना इज काइंड ऑफ थिंग दैट keeps you that remains with you all the time. So if it is present, it is diagnosed, you have to be very careful about that. और आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको अंजाइना का अटैक आ सकता है। अगर वो आ रहा है तो फिर आपको हर सूरत में जो है उन तमाम चीजों को अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से आप समझते हैं कि आपको अंजाइना का अटैक आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपको डायग्नोज किया गया स्टेबल अंजाइना और आपको कहा यह जाता है कि जी मतलब आपको फील होता है कि जी आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं और आपका एक टाइम है कि आप 15-20 मिनट्स तक का वर्कआउट इजीली कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे आप 25 मिनट्स का मतलब एक टाइम है जिसको आप क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद आपको जो है वो चेस्ट पे हैवीनेस होनी शुरू हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि अगर तो 20 मिनट्स है तो दैट शुड बी 20 मिनट्स, इट शुड नॉट एक्सीड 20 मिनट्स, कि भाई आपको पेन फिर दोबारा से शुरू हो जाए और आप जो है वो एक्सर्शन मतलब तकलीफ आ जाए आपको। एक्सर्शन किस हद तक की एक्सर्शन कर सकते हैं आप? ऑफिस में कितनी देर बैठ के काम कर सकते हैं? अब एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी, तो आपको मालूम होना चाहिए, अपने ट्रिगर्स पता होने चाहिए और उनको कैसे अवॉइड करना वो भी आपको मालूम होना चाहिए। हैवी मील्स अगर लेने के बाद आपको एकदम से फुलनेस होती है और उस फुलनेस के नतीजे में आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, आपको शोल्डर्स टाइट होते हुए महसूस होते हैं या चेस्ट में एकदम से डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, तो आप कोशिश ये करें कि हैवी मील्स ना लें। खाने को डिवाइड करके खाएं और इस तरह से खाएं कि आपके पेट के ऊपर जो है उसका एक बड़ा प्रेशर ना आए। उस चीज को ढूंढना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो बेसिकली ये मुझे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता कि आप अवॉइड करें उस स्ट्रेस को, क्योंकि स्ट्रेस आपसे पूछ के और परमिशन लेके तो आ रहा नहीं होता। अब किसी को अगर से फॉर एग्जांपल वाइवा का स्ट्रेस है तो क्या वो एग्जाम में वाइवा नहीं देगा? देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि या तो आप अपनी आप को इतना रिलैक्स करने की कोशिश करें या अपने आप को डाइवर्जन पे रखें कि जी आप अपने फ्रेंड्स को बता दें कि जी मुझे इस चीज से प्रॉब्लम होता है, तो मुझे इस टाइम पे थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट रखें ताकि मुझे स्ट्रेस ना चढ़े। ठीक है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे कि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपना एक कोई एग्जाम दे रही थी और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। दैट वाज नॉट अबाउट एंजाइना, मतलब होता है ना कि अगर आप से फॉर एग्जांपल आपका कोई एग्जाम है और आप उसके लिए स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, तो यू शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि अगेन आप उस एग्जाम को फिर ठीक से डील नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मैंने फिर अपने फ्रेंड से कहा था कि भाई मुझे जरा सा डाइवर्जन चाहिए, आप मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट करें,
क्योंकि मैं बार बार उसके बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे खौफ भी आ रहा है और तबीयत भी खराब हो रही है। सो इट्स काइंड ऑफ दैट। तो आपको अपना ट्रिगर भी पता होना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि आप उस ट्रिगर से किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। डायग्नोसिस का जो तरीका है, ये दो वेब पेज, मतलब ये जो दो मैंने आपके लिए ये रखे हैं रेफरेंसेस, ये मैं आपके उस पर भी डाल दूंगी, मैसेज जो बॉक्स होता है उसमें भी डाल दूंगी। ये दोनों जो क्या कहना चाहिए लिंक्स हैं, इन पे आपको इन दोनों की डिटेल मिल जाएगी। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, और कॉरोनरी एंजियोग्राफी किस तरह से की जाती है। टू कट इट शॉर्ट, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस कंफर्म करनी है कि जी अंजाइना है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, और आप कितना जो है पेशेंट को बता सकते हैं कि जी वो कितना एक्सरसाइज बर्दाश्त कर सकता है, तो उसमें आप यूजुअली दो तरीके होते हैं। एक तो जो स्टैटिक बाइसिकल होती है, उस पर टेस्ट किया जाता है एक्सरसाइज का स्ट्रेस टेस्ट, या फिर ट्रेडमिल के ऊपर किया जाता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि आपको मालूम है कि ट्रेडमिल जो है आप उसकी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं और उसकी जो इंक्लिनेशन है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्पीड बेसिकली आपको जो है वो बताती है कि जी आप सीधी सड़क पे कितना चल सकते हैं, ठीक है, और कितनी आपकी कितनी वॉक बर्दाश्त कर सकते हैं। जबकि जो इंक्लिनेशन होता है ट्रेडमिल का, वो यूजुअली आपको ये बता रहा होता है कि आप पहाड़ी इलाके पे या पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। यानी अगर आप पहाड़ पे चढ़ सकते हैं और आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यू आर वेल अकस्टम्ड विद दैट, तो इसका मतलब है कि आपको हार्ट का कोई ट्रबल नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सर्शन है वो ऊपर चढ़ने के टाइम पे, जैसे आपने नोट किया होगा कि अगर हम सीढ़ियां भी चढ़ रहे होते हैं तो उससे भी हमें तकलीफ हो रही होती है। इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अब टेस्ट इस तरह से होता है कि पेशेंट को तमाम, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम लीड्स लगा दी गई हैं पेशेंट को, ठीक है, ये सारी लीड्स लगी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि पेशेंट को प्रिपेयर करके जो भी मशीन है जिसके ऊपर उसको रखना है उसके ऊपर, जैसे ट्रेडमिल पे रखना है, करवाना है या बाइसिकल पे कराना है, दोनों में से कोई एक करा रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने दोनों के ऊपर चढ़ा दिया और बंदा जो है वो मतलब हशर निकल गया उसका। सो आप उसको रख के ईसीजी की लीड्स लगा के और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सरसाइज शुरू कराते हैं। तकरीबन आधे घंटे की एक्सरसाइज होती है जिसमें आधे घंटे चलना होता है। इसमें तमाम सिम्टम्स के, जिसम में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, पेशेंट की सांस हमवार है या नहीं है, उसका हार्ट रेट किस तरह से चल रहा है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज यूजुअली होती है कि इसमें अब एक और भी टेस्ट आ रहा है, वो थेलियम टेस्ट कहलाता है, जिसमें इस तमाम एक्सरसाइज के दौरान ही देख रहे होते हैं कि जो जो हार्ट मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कैसा जा रहा है, और क्या रुक रहा है कहीं पे, रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। तो हार्ट डिजीज की डायग्नोसिस के लिए एक थेलियम टेस्ट भी है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे दो सिंपल चीजें लिखी हुई हैं खाली। तो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट में आप फिर एक्सरसाइज के लिए मशीन स्टार्ट कराते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके स्पीड बढ़ाते जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाके पेशेंट को चेस्ट पेन होना शुरू हो रहा है या कहाँ पे आके उसको डिस्कम्फर्ट होनी शुरू हो रही है। उसके बाद फिर उसकी इंक्लिनेशन बढ़ाना शुरू करते हैं और उसमें इंक्लिनेशन पे भी देख लेते हैं कि कहाँ पे पेशेंट जो है वो बर्दाश्त कर पा रहे हैं कहाँ तक। तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हार्ट रेट, ब्रीदिंग, पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और ईसीजी के ऊपर कोई चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही। अब से फॉर एग्जांपल, अभी पिछले दिनों हमारे एक जाने वाले हॉस्पिटल गए, तो वैसे तो देखने में पूरा ईसीजी नॉर्मल था, लेकिन डॉक्टर ने देखते ही बोला कि वेंट्रिकुलर फिलिंग, प्री फिलिंग हो रही है और जो वेंट्रिकुलर बीट है वो थोड़ी जल्दी आ रही है। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि एसटी सेगमेंट जो है वो छोटा पड़ रहा है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर जो बीट है वो प्री मेच्योर आ रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेस्टिंग स्टेज पर ही ये चीज आनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कराएंगे तो यूजुअली और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। यानी पेशेंट को उस ईसीजी की बेस पर ही डॉक्टर ने डायग्नोसिस बना दिया कि जी आपको अंजाइना तो है। अब स्टेबल है या अनस्टेबल है वो हम देख लेंगे। चूंकि पेशेंट ने यही कंप्लेन की थी कि जी जब मैं एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ तो उसके टाइम पे जो है वो एकदम से मुझे जॉ लॉक हो जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो डॉक्टर ने बोला कि ईसीजी करा लेते हैं। ईसीजी में प्री फिलिंग आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी वैसे ही चेंजेस आ रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है टेस्ट कराने की।
लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिनका ईसीजी नॉर्मल आ रहा है लेकिन उनको फिर भी थोड़ा या हैवी एक्सरसाइज के दरमियान में कहीं पे फिजिकल एक्टिविटी में उनको एकदम से क्लेंचिंग सी फील होती है, तो उसके लिए डायग्नोसिस बनाने के लिए जी कितना टॉलरेट कर सकता है पेशेंट और उसको कितने तक का सजेशन दिया जाए, क्योंकि इवन इस कंडीशन में आके फिर डॉक्टर को ये सजेशन भी देना पड़ता है कि आप कितनी देर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितनी देर की नहीं कर सकते अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वो तमाम चीजें भी यहाँ पे डायग्नोज भी हो जाती हैं और साथ में ही ऑब्वियसली आगे ट्रीटमेंट के हवाले से या जो आगे जो सजेशंस देनी है उसके हवाले से भी बात हो जाती है। जो सेकेंड टेस्ट है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब क्या है कि यू आर स्टडीइंग बेसिकली कि व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्लड वेसल्स। अच्छा जी, यहाँ पे जो दो वेसल्स एंजियोग्राफी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, एक देख सकते हैं आप, या तो जो मेजर साइट है कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, एक नीडल होता है, कैमरा कंटेनिंग कैथेटर होता है, वो इंसर्ट किया जाता है और उसको फेमोरल आर्टरी से इंसर्ट करना होता है, यानी आपकी जो थाई की जो मेजर आर्टरी है वहां से आप उसको डायरेक्ट आर्टरी में इंसर्ट कर रहे होते हैं, वेन इस्तेमाल नहीं की जा रही होती है। तो अच्छा, आर्टरी में इंसर्ट किया, इसके बाद जो है आप उसको जो है ये कैथेटर जाता है, बलून कैथेटर होता है और ये जाता है और आप उसको जो है वो फिर जो आपकी तमाम जो वेसल्स हैं जो हार्ट के अपने टिश्यू को सप्लाई कर रही हैं उनको आप चेक कर लेते हैं। अगर जो है वो क्या कहना चाहिए, फीमोरल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो तो ऑल्टरनेटिव साइड के लिए ब्रेकियल आर्टरी इस्तेमाल की जा रही होती है और उससे भी फिर डायरेक्ट आप हार्ट में डाल के और उसको चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर रहे होते हैं, जाके आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कैथेटर डाल के तो ये जगह जो है वो कंस्ट्रिक्टेड नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे पेशेंट को जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और यही जो है बेसिक साइट है जहां पर सॉरी यही है वो साइट जहां से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है हार्ट को और उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो काइंड ऑफ पेन आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, यहीं पर ही एडिशन टू दैट कि ये एंजियोग्राफी हुई, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये तो एंजियोग्राफी हुई ना, कि आपने चेक कर लिया, आपको पता चल गया कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, अब अगर यही चीज के टाइम पे अब दोबारा तो आप दोबारा अंदर तो नहीं डालेंगे, तो उसी टाइम पे आप, क्योंकि पेशेंट होश में होता है, आप पेशेंट से पूछ लेते हैं कि जी इधर 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 ब्लॉक आया है, अब क्या करना है, आप ट्रीटमेंट कराना चाहेंगे? हाँ जी कराना चाहेंगे। तो अगर आप कराना चाह रहे हैं तो फिर आप वहीं के वहीं, जब उसी टाइम पे जब कैथेटर इंसर्ट हुआ है तो पेशेंट को दो तरीकों से आप ट्रीट कर सकते हैं, जो कि प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है एंजियोप्लास्टी। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसमें, एक होता है बलून और दूसरा होता है स्टेंट इंसर्शन। अगर आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि वहीं पे एक बलून इंसर्ट किया जाता है, उस बलून को फुलाते हैं, फुलाने के बाद अगर तो आपकी वेसल में जो कंस्ट्रिक्शन आई हुई अगर वो खुल गई, अगर तो इनिशियल होगी और बिल्कुल लाइट सी वो होती है, क्या कहना चाहिए आपको, बहुत ही लाइट सा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो वो बलून के इन्फ्लेट करने और फिर डिफ्लेट करने में ब्लड वेसल खुल जाती है। अगर तो हो गई तो बलून एंजियोप्लास्टी हो गई, आपको अंदर कुछ नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है क्लॉट और वो ऐसे नहीं रिमूव हो रहा, तो फिर आपको उसके अंदर जो है वो जगह साफ करके और फिर वहां पे स्टेंट डालना पड़ता है टू कीप दैट ब्लड वेसल ओपन। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है ये एरिया जो है जो ऑब्स्ट्रक्शन का एरिया था, जो ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन का एरिया था, ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन का एरिया था वो यहाँ पर अब यहाँ बिल्कुल बंद था और यहाँ देखें स्लाइड ब्लड फ्लो शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया जो है वो खोल दिया गया। तो दिस इज व्हाट बेसिकली इज टेकिंग प्लेस। लेकिन हम डायग्नोस्टिक पर्पज में एंजियोप्लास्टी नहीं रख रहे होते। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसके लिए एंजियोग्राफी रहती है और अगर तो फिर उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट कराना हो तो फिर हम आगे उसको कंटिन्यू कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजियोप्लास्टी। एंजाइना के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो आप कर क्या सकते हैं? बेसिकली आपको क्या करना है कि इफ हैविंग, ये एक साइट से मुझको मिला था कि अगर आपको एंजाइना के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, पहले तो रेस्ट करना है। अगर आपको किसी को बताना भी होगा कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, और एक जो है वो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट स्प्रे हो जाए या मतलब जो सबलिंगुअल टैबलेट होती है या कैप्सूल में से वो फ्लूइड निकाल के आप जबान के नीचे डाल दें, तो वो तमाम चीजें यानी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट यानी जो वेजोडाइलेटर हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे, 5 मिनट तक देखेंगे
अगर आपको फिर भी सिम्टम आ रहे हैं, 5 मिनट हो गए हैं और आपको फिर आ रहे हैं, तो एक दफा और ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इस्तेमाल किया जाएगा। माइंड यू, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं कि इतने ना ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इसको उन्होंने जैसे एक तरह से एक आदत बना ली है। हर वक्त टैबलेट या कैप्सूल जो है वो आपकी जेब में पड़ी रहती है या पफ आपकी जेब में पड़ा रहता है। लोग क्या कर रहे होते हैं, सुबह में चेस्ट पेन हुआ है, पूरा ऑफिस करेंगे, उस हर 5-10 मिनट या घंटे के बाद जो है वो उसका स्प्रे या टैबलेट मुंह में रखते रहते हैं और शाम में जाके जी डॉक्टर को दिखाएंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर 2 मरतबा किया है आपने और 5-5 मिनट के वक्त से 2 मरतबा किया है और उसके बावजूद आराम नहीं आया है, तो आपने आगे मजीद नहीं डालना, आपने डायरेक्ट फिर एम्बुलेंस कॉल करनी है, हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इट वुड बी ट्रीटेड एज इमरजेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब चीजें पता होनी चाहिए। एंजाइना को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग को छोड़ देना होगा, चेकअप्स रेगुलर कराने होंगे, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ एंजाइना मेडिकेशन जो आपको दी जाएंगी वो करानी है, हेल्दी डाइट एंड हेल्दी ईटिंग, जैसे कि हम पहले ही हाइपरटेंशन के हवाले से ये तमाम चीजें कर चुके हैं। एग्जैक्टली वही चीज, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी और वेट मैनेजमेंट करना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बहुत सारी जगहों पर रिपीटेशन आएगी, तो ये वही चीजें हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हाइपरटेंशन के हवाले से। इट्स एग्जैक्टली द सेम। और ट्रीटमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है कि ओपनिंग अप ऑफ योर आर्टरी बाय द स्पेशल बलून एंड स्टेंट एंजियोप्लास्टी कहलाती है। फिर उसके अलावा अगर उससे आराम नहीं आ रहा है, आमतौर पे ये भी हुआ है कभी कभी कि अगर आपके पेशेंट को बहुत सिवियर किस्म का ब्लॉक आया हुआ है, आपने बलून एंजियोप्लास्टी भी करके देख ली और उसके बावजूद नहीं हुआ और स्टेंट डालने की जगह नहीं बन रही है, पेशेंट का हार्ट बहुत वीक हो गया है, तो देन एंड देयर ऑन दैट ऑपरेशन थिएटर वहीं से वहीं जो है वो पेशेंट को बाईपास सर्जरी के लिए लेके जाया जाता है। अच्छा जी, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास जो होता है यूजुअली, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाईपास सर्जरी फिर एक और ऑप्शन है, और साथ में मेडिकेशंस तो चलते ही रहेंगे क्योंकि इसके बगैर तो फिर गुजारा है ही नहीं। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इनके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।